करेंगे। आज हम पहला अध्याय के बारे में बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं जैसे अभिकारक, और जहाँ पर उनका निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया में उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें A+B जो है अभिक्रिया करके C दे रहा है तो यहाँ पे A+B हो गया आपका अभिकारक और C क्या हो गया, उत्पाद। तो उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये सारी की सारी जो है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरणों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर प्रश्न आता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ये आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए 4 पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर का प्रश्न बहुत बार आता भी है पेपर के अंदर कि जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर अवस्था परिवर्तन हो रहा है कि ठोस से द्रव बन रही है, द्रव से गैस बन रही है या विपरीत हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी के रंग में परिवर्तन हो रहा है, कहने का मतलब है कि कोई रंगहीन थी तो फिर जो है वो कोई उसमें रंग आ गया हो, या तापमान में परिवर्तन हो या गैस का उत्सर्जन हुआ हो, वो सब भी जो है रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए 2 तरह से लिखा जाता है। एक होता है शब्द समीकरण और एक होता है रासायनिक समीकरण, जिसके अंदर हम उसके चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। शब्द समीकरण मतलब जैसे जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन LHS और RHS साइड जिसको हम कहते हैं, तो जो LHS साइड है वो अभिकारक कहलाती है, RHS साइड उत्पाद। तो जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था मतलब कि वो किस अवस्था में हम अभिक्रिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठोस रूप में, द्रव रूप में, गैस रूप में, जिस भी अवस्था में है तो उसके भौतिक अवस्था लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जो हम अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का निशान लगाते हैं उसके ऊपर या नीचे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। तो जब तक अगर हम उसको संतुलित नहीं करेंगे तो हम दोनों तरफ उसको बराबर करके कैसे बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित जो है चरणबद्ध तरीके से भी किया जा सकता है या हिट एंड ट्रायल मेथड डायरेक्ट भी होता है। एग्ज़ाम में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पे एक अभिक्रिया है जिसमें लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक जो है तालिका बनानी है जिसमें सबसे पहले तत्व, अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या LHS साइड है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS साइड। तो 3 तत्व हैं हमारे यहाँ पे, हाइड्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन LHS साइड आप देखोगे 1 है, RHS साइड जो है 3 है। हाइड्रोजन जो है LHS साइड 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ऑक्सीजन इधर LHS साइड 1 है, यहाँ 4। तो सबसे ज़्यादा असंतुलित हमारा हो गया ऑक्सीजन। तो जो सबसे ज़्यादा असंतुलित है उससे हम शुरुआत करेंगे। इसको जो है हम LHS साइड जो है ऑक्सीजन के साथ में गुणन कर देंगे। तो ऑक्सीजन जहाँ पे है ये ध्यान रखना है, उसके सामने हम उसको अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। तो हमने जब इसको 4 से गुणांक किया तो अब हम जो है नई इक्वेशन जो बनेगी उसमें हमारा ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन भी है तो ये हाइड्रोजन बदल गए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 गुणा में 2 8 हो जाएंगे। तो इसलिए जो है फिर हम क्या करेंगे, इधर भी 4 लगा देंगे। अब हमारे हाइड्रोजन भी 4 हो गए, 8 हो गए, और जो है ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई। फिर हमने क्योंकि यहाँ पे जो है 1 था और इधर 3, तो इधर हमने 3 लगा दिया, और इस तरह से ये हमारी इक्वेशन जो है संतुलित हो गई। अभिकारक एवं उत्पाद में भौतिक अवस्था लिखना जो है आवश्यक होता है। ठोस को S से लिखा जाता है, द्रव को L से, गैसीय अवस्था को G से, किसी को जल में विलयन तैयार किया गया तो AQ लिख देते हैं। तो जैसे ये था 3Fe 4H2O Fe2O4 4H2। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हो कौन सी अवस्था, S है तो ठोस है, G है तो गैस है, और जो है यहाँ पर भी गैस है। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है, ये भी हमने बात करी थी, वही चीज़ है।
अब हम अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि उत्पाद खाली एक होगा। जैसे कोयले का दहन आप उदाहरण ले सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन को जब जलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, H2O बन गया। बिना बुझा हुआ चूने को जब जल में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे उदाहरण में एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है कि उत्पाद की तरफ खाली एक ही आना चाहिए। उसके बाद इसी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही हो, उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस है घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, या वैसे मीथेन जो बायोगैस प्लांट में होती है, उसका जब दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा निकल रही है। श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज को तोड़कर ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा, तो जहाँ पर भी ऊष्मा बाहर निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमें पढ़नी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। यहाँ पे विपरीत हो गया आपका, संयोजन के विपरीत। संयोजन में क्या था, दो अभिकारक थे, एक उत्पाद था। यहाँ पे एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, तो एक आपको टूटकर बी और सी में दे रहा है। वियोजन में आपको तीन तरह से पढ़ना है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, जहाँ पे ऊष्मा का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को तोड़ रहे हैं या अलग कर रहे हैं। इनके उदाहरण बहुत ज़रूरी हैं आपको याद करने, और तीनों तरीकों के कम से कम एक एक उदाहरण आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास फेरस सल्फेट FeSO4 हमने गर्म किया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, तीन चीज़ें मिल गई, और रंग में परिवर्तन भी हो रहा है। पहले हरा रंग था, बाद में भूरा या लाल रंग में आपको मिलेगा। चूना पत्थर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वियोजन किया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बिना बुझा हुआ चूना बन गया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेड ऑक्साइड बन गया और लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है आपको। तो ये तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक से तीन चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वियोजन होता है उसके अंदर, ऊष्मीय वियोजन के अंदर आपका अभिकारक एक है और उत्पाद दो से अधिक हो सकते हैं। दूसरा वियोजन है विद्युत के द्वारा वियोजन कर रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाले वियोजन जो है विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे जल था, हमने करंट पास किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें अलग अलग होगी। आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक का मग ले रखा है, इसमें हमने पानी डाल दिया और ग्रेफाइट रोड है, उनके ऊपर एक एक हमने परख नली जो है लगा रखी उल्टी कर। उसके बाद उनमें एक हमारी एनोड है, एक कैथोड है, आपको पता है। तो एनोड जो है वो ध्यान रखना पॉजिटिव होती है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होती है, और उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया। जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें बबल निकलने दिख रहे हैं आपको दोनों परख नलियों के अंदर। कुछ समय बाद क्या होगा कि एक परख नली में पानी का लेवल इतना कम हुआ और एक परख नली में इतना कम हुआ। तो एनोड वाली पे जो लेवल था वो कैथोड वाली के आधा था, मतलब जहाँ पर आपकी कैथोड के ऊपर जो परख नली उल्टी लगा रखी है उसके ऊपर जो लेवल है खाली होने का वो डबल है बजाय एनोड के। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो जब H2O टूट रहा है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं। तो उस कारण से जो है यहाँ पर जो कैथोड के ऊपर है वहाँ पर डबल आपको मिल रहा है, और एनोड के ऊपर जो है सिंगल ऑक्सीजन जा पा रहा है। हालांकि वो जुड़ के ऑक्सीजन गैस तो बना रहे हैं, O2 बन जाएगा और इस पे हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा पहुँच रहे, ऑक्सीजन कम पहुँच रहा है। इस कारण से कैथोड के ऊपर ज़्यादा खाली होगी परख नली, एनोड के ऊपर कम होगी। इसको आप जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन किया जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उसमें हमने उसको तोड़कर सिल्वर और क्लोरीन, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस पर गिरेगा तो वो इसमें बदल जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थी उसके अंदर इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता था। आजकल डिजिटलाइजेशन में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी। अब ऊष्माक्षोपी अभिक्रिया है, वहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही थी, यहाँ पे ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी।
तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको ऊष्माशोपीय अभिक्रिया करते हैं। तो जितनी भी हमारी वियोजन अभिक्रिया थी वो सारी आपकी ऊष्माशोपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तीसरा हमें पढ़ना है हम विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करते हैं। विस्थापन दो तरह से पढ़ेंगे, एकल और द्वि, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करेगा। जैसे जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि जब हम विस्थापन अभिक्रिया की तत्व सारणी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, मतलब वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इस तरह से लोहे की कील भूरे रंग के कॉपर परत पर जम जाएगी और कॉपर का नीला विलयन जो है हरे रंग में बदल जाएगा। ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है। इसी तरह से जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने जो है यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया, इसका मतलब जो है जिंक भी जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। इस तरह से एक तत्व जब एक तत्व को हटा रहा है तो एकल विस्थापन कहा जाता है। जब दो तत्वों के बीच में आपस में जगह बदल रही है तो उसको द्वि विस्थापन कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होगा। आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो, ये SO2 गलत लिखा हुआ है, और बेरियम क्लोराइड। तो जब इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ बेरियम की जगह सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह जो है बेरियम चला जाएगा। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवशेप जो है निर्माण होंगे और अभिक्रिया में अवशेप अभिक्रिया भी कहते हैं। अवशेप मतलब होता है जब कोई चीज़ नीचे इकट्ठी हो जाती है सफ़ेद रंग की, तो ये बेरियम सल्फेट जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है वाइट कलर का, तो अवशेप अभिक्रिया मतलब जो है प्रेसिपिटेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पांचवी जो अभिक्रिया हमने पढ़नी है उपचयन तथा अपचयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसको उपचयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन देना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में से एक चीज़ को आप देख के बता सकते हो, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब निकलना। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, उपचयन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। इसी तरह से जैसे अगर हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड था उसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीट किया तो कॉपर और हाइड्रोजन जो है ऑक्साइड या H2O बन गया। अब यहाँ पे एक जगह आप देखोगे कि ऑक्सीजन निकल रही है, दूसरी जगह जुड़ रही है। जहाँ जुड़ रही है वहाँ उपचयन हुआ और जहाँ पर जो है निकल गई वहाँ क्या हुआ, अपचयन, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया जो है इसका उदाहरण। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है किसके साथ जुड़ गई, जाके पोटेशियम के साथ, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया इनके अंदर। यहाँ पर आप देखोगे KBr जो है बेरियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये प्लस का साइन इसमें जो है बेरियम जो के साथ आना था। और अपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब उपचयन का विपरीत है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो अभी आपको जैसे बताया था ऊष्मा के द्वारा अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे ये अपचयन जो है अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित मतलब यहाँ से जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन उपचयित हो गया। ये यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ में यहाँ से ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। और जब दोनों एक ही अभिक्रिया में चीज़ें हो रही हैं तो उसको रेडोस अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसके और भी उदाहरण देखने हैं क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आता है। और मैंगनीज वाला एक उदाहरण इसके अंदर वो ज़रूर करना है आपको, मैंगनीज क्लोराइड वाला, जिसके अंदर HCl मिल रहा है और जल मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रही है अलग से, तो उसमें हमने जल को नहीं लेना है, क्लोरीन लेना है। और भी उदाहरण इसके देख सकते हो अपचयन और उपचयन के। और बाकी आपका जो है संक्षारण इस बार कोर्स में नहीं है, तो आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।